Hello everyone, welcome back to your favorite channel all about physics and chemistry। बच्चे मैं आ चुका हूं अब 11th स्टैंडर्ड की सीरीज लेकर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनका इस समय एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही एडमिशन वो कहीं ना कहीं ले लेंगे कॉलेजेस में, उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि अब वो पढ़ाई कहाँ से करें, क्योंकि बच्चे एडमिशन लेते ही कॉलेज खुलेगी इसकी गारंटी नहीं है। कॉलेज कब खुलेगा इसके बारे में कुछ भी अभी अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो इसीलिए मैं 11th स्टैंडर्ड की सीरीज लेकर आ रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए, कि जो बच्चे 10th के बाद साइंस सेलेक्ट किया हुआ है और उन्हें साइंस में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो केमिस्ट्री के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे बच्चे केमिस्ट्री के जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। सारे चैप्टर्स में ट्राई करूँगा कि यहाँ पे कवर हो जाए। अब सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड ने ऑलरेडी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जितने भी आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ पोर्शन को डिलीट किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पोर्शन कंफर्म आपके कॉलेज के एग्जाम में नहीं आएंगे, ये तो श्योर है कि इन पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में अपने अपने हिसाब से भी पोर्शन डिलीट करेंगे, ठीक है, एज पर द नंबर ऑफ लेक्चर्स। जैसे उनके लेक्चर्स होंगे उसके हिसाब से वो पोर्शन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये उनकी चॉइस होगी। लेकिन यहाँ पे बच्चे जो मैं कंटेंट कवर करूँगा, मैं सारे कंटेंट कवर करूँगा, लेकिन जो डिलीटेड पोर्शन होगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, रिटर्न नोट्स नहीं दूंगा। और जो कंटेंट हमारे सिलेबस में होगा, जो हमें एग्जाम में पढ़ना होगा, उसका मैं रिटर्न नोट्स भी दूंगा बच्चे। हर एक चीज़ मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे डेफिनेशन हो या फिर कोई डेरिवेशन हो या फिर कोई रिएक्शन हो, वो मैं प्रॉपर लिखा के दूंगा। लेकिन जो पोर्शन डिलीट हो गया है वो पोर्शन का डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन मैं लिखा के नहीं दूंगा। मैं ओरली बोलूंगा जरूर, समझाऊंगा जरूर, लेकिन उसके बारे में जो बोलते हैं राइटिंग पार्ट रहेगा वो मैं नहीं करूंगा। तो ये मैं चीज़ें पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि कैसा होगा कि बच्चे ऑलरेडी बहुत सारा समय जा चुका है। अगर मैं डिलीटेड पोर्शन भी लिखाने पे फोकस करूं तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपका जो ओवरऑल पोर्शन हो थोड़ा सा पीछे हो जाए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी तरह से किसी से भी पीछे रहें, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैक्सिमम कॉलेजेस में ये चैप्टर सबसे पहले शुरू होगा, और ये जो चैप्टर है बच्चे, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक आप खोलेंगे तो आपको ये चैप्टर नंबर 1 मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 में शुरू कर रहा हूँ। आप 10th से 11th में आ रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपका जो मीडियम जो होगा बेसिकली वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, ऐसे अलग अलग मीडियम वाले हमारे यहाँ पे बच्चे होते हैं। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है बच्चे कि अगर आपने साइंस सेलेक्ट किया हुआ है, आप साइंस में जाना चाहते हो, तो जो आपका अब जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होने वाला है। अब तक स्कूल लेवल में जो भी आप पढ़ते थे वो आपका मदर टंग था बेसिकली, उसको भी आप फॉलो करके पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ओवरऑल अगर देखेंगे, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते थे उनको भी अब इंग्लिश में ही पेपर लिखना होगा, जो बच्चे मराठी मीडियम में पढ़ते थे उनको भी अब इंग्लिश में ही पेपर लिखना होगा। तो ये जो अदर देन इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए अब एक चैलेंज होने वाला है। तो इसीलिए जो मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब जितना भी चीजें मैं यहाँ पे सिखाऊंगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंबाइन करके सिखाऊंगा, ताकि जो अदर देन इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो मेरे लेक्चर को प्रॉपर यूटिलाइज कर सके, प्रॉपर हर एक कंटेंट समझ सके। तो बच्चे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल बोलते हैं ना, जो भी चीजें मैं सिखाऊंगा ये आपके बेनिफिट के लिए रहेगी। जो अगर मैं हिंदी में कोई चीज आपको समझा रहा हूं तो ये आपके बेनिफिट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं वो बोलेंगे अरे यार सर तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं। बच्चे जो क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कंटेंट होंगे वो इंग्लिश में ही होगा, सिर्फ जो मीनिंग होंगे बीच बीच में मैं आपको हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है। तो जो अदर देन इंग्लिश मीडियम है उनके लिए और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए, दोनों के लिए बच्चे ये चैनल मैं कहूंगा सफिशिएंट आपको इंफॉर्मेशन देगा रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें केमिस्ट्री होती क्या यही पता होना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री है क्या। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री क्या है, आपको मैं बता दूं कि केमिस्ट्री का मतलब हम बोलते हैं जनरली हिंदी में कि भाई रसायन विज्ञान, ठीक है। केमिस्ट्री जो होता है वो रसायन से रिलेटेड होता है, मतलब कि केमिकल से रिलेटेड होता है। तो केमिस्ट्री साइंस का एक पार्ट है। केमिस्ट्री क्या है बच्चे? केमिस्ट्री साइंस का एक पार्ट है, मतलब केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब केमिस्ट्री जो साइंस का पार्ट है तो वो किस बारे में डिस्कस करता है, किस बारे में बात करता है? तो वो बात करता है मैटर के बारे में। मैटर का मतलब एक तरह से हो गया, हम जैसे बोलते हैं कि तत्व के बारे में, ठीक है, परमाणु के बारे में, एटम हो गया हमारा, ठीक है, द्रव्यमान के बारे में, ठीक है, ये सब चीजें हिंदी में आप सीखते थे।
मराठी में भी ये सब चीजें आपको रही होंगी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई केमिस्ट्री जो है वो साइंस का एक ब्रांच है जो मैटर के बारे में डिस्कस करता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि भाई मैटर दिखता कैसा है, रहता कैसे है, क्या है, ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए वो यही है कि सर मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आप फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ है कि बस इतना ही है? तो मैं आपको बता दूं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो आप बोल रहे हो, अरे ये चेंज भी तो होता होगा। जैसे एग्जांपल के लिए पानी है, पानी बच्चे लिक्विड फॉर्म में है, जिसको हम बोलते हैं द्रव अवस्था में है। अब जब लिक्विड से वो सॉलिड बनेगा, जब उसको आप ठंडा करते हो, फ्रिज में रखते हो, तो वो क्या बन गया? ठंडा बन गया। ठंडा हो गया मतलब आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब बच्चे आप उसको ठंडा करते हो तो वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो ठंडा करने का प्रोसेस है ना, उसको हम बोलते हैं कि भाई आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई किया। आपने क्या किया, एक कंडीशन अप्लाई किया, अंडर द सर्टेन कंडीशन लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीजें भी बच्चे केमिस्ट्री के अंदर आने वाली है। मतलब केमिकल और फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, उनका जो स्टडी होता है, उनकी जो पढ़ाई होती है, उनका जो अध्ययन होता है, वो भी मैं किसके अंदर सीखता हूं? केमिस्ट्री के अंदर ही सीखता हूं। तो बच्चे आपका जो सबसे पहला डेफिनेशन होने वाला है, जो सबसे पहला डेफिनेशन होने वाला है वो है केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो मैटर आप लेंगे, मैटर कुछ भी हो सकता है, आपने आजू बाजू देखो जितनी भी चीजें दिखाई दे रहे हैं सब के सब मैटर ही है, ठीक है। उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो दिखता कैसा है, ठीक है, उसका रंग रूप बोल सकते हैं, कलर क्या है, ओडर क्या, स्मेल क्या है, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब अगर मैं उसमें कुछ और मिला दूं तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगो अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन पे उसमें क्या चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि अगर मैं मोमबत्ती ले लूं, कैंडल ले लूं और उसको मैं गर्म कर दूं, तो आप देखेंगे कि भाई जो मोमबत्ती आपका सॉलिड फॉर्म में था वो धीरे धीरे हीट की वजह से क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहा है वहां पे, इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, मतलब हीट करने पे वो क्या बन गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया। तो ये आपका फिजिकली क्या हुआ, वो चेंज हो गया पूरी तरह से। आ रहा समझ में? तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है बच्चे, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं एकदम स्लो जा रहा हूं, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ये बच्चे आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है कि सर ने ओपन किया हुआ है तो सर ही जो बोलेंगे वही होने वाला है। बच्चे ये आपका चैनल है। आप कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पे टाइप कीजिए कि सर हमें ये पर्टिकुलर सेकंड पे ये लाइन नहीं समझ में आ रही, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, ट्राई करूंगा कि 24 घंटे के अंदर वो रिप्लाई आपको मिल जाए। अगर आप वीडियो देख रहे हो और पर्टिकुलर टाइम पे आपको लग रहा है कि यार ये कंटेंट तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, आप बच्चे टाइम मेंशन करके वहां पे आपके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस टाइम पे जाके चेक करूंगा भाई कौन सा कंटेंट है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, उसके ऊपर मैं रिप्लाई करूंगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका साइंस का पोर्शन बच्चे कवर कर रहा हूं मैं। जैसे आपका कॉलेज का एडमिशन जो चल रहा है, प्रोसेस में है आपका इस समय, वो आपका भले ही प्रोसेस में है, लेकिन आप अपनी जो स्टडी है उसको स्टार्ट कर दो। वेट मत करो कि मुझे कॉलेज मिलेगा तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, बच्चे तब तो बहुत लेट हो जाएगा, तब बहुत लेट हो जाएगा। और आप साइंस के बच्चे हैं, साइंस सेलेक्ट किया होगा तो किसी न किसी एम से सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो स्टडी को बच्चे आपको एज अ ग्रांटेड नहीं लेना है कि भाई ठीक है अभी तो छुट्टी चल रही है, अभी तो मजे चल रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हुआ है तो हम तो अभी पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। नहीं चलेगा बच्चे, नहीं चलेगा। आपने साइंस सेलेक्ट किया है ना, कुछ तो सोच के सिलेक्ट किया होगा, तो उसका बेनिफिट यही है, साइंस सेलेक्ट करने का बेनिफिट यही है कि आप जब कंटेंट से डील करेंगे, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे 12th में आपको हेल्प होने वाली है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन 12th में भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप आंसर लिखने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। आ रहा है समझ में? चलो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ केमिस्ट्री का डेफिनेशन। केमिस्ट्री क्या होता है बच्चे? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगो अंडर डिफरेंट कंडीशन। मतलब केमिस्ट्री साइंस का एक पार्ट है जिसमें आप मैटर के बारे में पढ़ते हो, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, या गुणधर्म बोल सकते हो, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो उसमें चेंजेस होते हैं सर्टन टेम्परेचर पे, सर्टन कंडीशन पे, वो चेंजेस जो हो रहा है उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चे? सबको क्लियर है डेफिनेशन? चलो आगे बढ़ता हूं। केमिस्ट्री के अंदर फिर आता है बच्चे एलिमेंट। अब एलिमेंट, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, ये कंटेंट बच्चे आपके महाराष्ट्र बोर्ड के पोर्शन से निकाल दिया गया है। मतलब कॉलेज के एग्जाम में एलिमेंट, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के बारे में नहीं पूछा जाएगा।
ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एलिमेंट्स होता क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, मेटलॉइड क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट आप समझ के रखो। देखो आंसर लिखना इज अ डिफरेंट केस। भाई लिखना है तो आपको क्वेश्चन जो दिया गया उसको जो सेंटेंस आप पढ़ते हो उसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है 1-2 बार, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ गए तो उसका यूटिलाइजेशन आप आगे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं आपको। चलो एलिमेंट क्या होता है मैं आपको दिखा दूं पहले एलिमेंट क्या होता है। जैसे आप यहां पे मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, जैसे आपने लिखा H एलिमेंट है बच्चे, C एलिमेंट है, O ये सब एलिमेंट है। तो क्या मैं इस O को और छोटा कर सकता हूं? पॉसिबल नहीं है। क्या मैं इस C को और छोटा कर सकता हूं? बहुत मुश्किल है। H को और छोटा कर सकता हूं? नहीं बच्चे, मुश्किल है मेरे लिए। क्या मैं CO2 को छोटा कर सकता हूं? यस, CO2 को तो मैं छोटा कर सकता हूं C+O2 में। देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन सिर्फ अगर मैं बोलूं C को छोटा करो, सिर्फ यहां जो C लिखा हुआ है इसको और छोटा कर दो और तोड़ दो, मुश्किल है बच्चे, क्योंकि C तो अकेला है, अब वो नहीं टूट सकता। तो एलिमेंट क्या होता है भाई? एलिमेंट वो चीज होती है जिसको आप सिंपल मेथड से आगे तोड़ नहीं सकते हो और छोटा नहीं हो सकता। वो समझने के लिए बता रहा हूं। डेफिनेशन भी यही होने वाला है। डेफिनेशन भी यही होगा कि भाई कोई भी चीज कोई भी जो आप सब्सटेंस ले लो या कोई भी कंटेंट ले लो जिसको आप बाय सिंपल प्रोसेस का मतलब बहुत सारा केमिकली बहुत सारा तामझाम नहीं करना है आपको, सिंपल मेथड से, जैसे हीटिंग करना है, ठीक है, या बॉइलिंग करना है, या फिर आपको फ्रिज में रखना है, ऐसे कुछ सिंपल प्रोसेस से अगर आपको कंपाउंड टूट जा रहा है तो इसका मतलब वो एलिमेंट नहीं है। और वो अगर नहीं टूट रहा है वैसे का वैसा ही है, इसका मतलब कि वो अपने आप में एलिमेंट है, जिसको हम हिंदी में तत्व बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? तो एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स क्या होता है जरा फटाफट बोल दो मुझे एलिमेंट्स के बारे में। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे तो अच्छी बात रहेगी। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। ये प्योर होते हैं बच्चे, इनमें कोई इंप्योरिटी भी नहीं होती, क्योंकि अगर इंप्योरिटी हो गई तो इसको तोड़ेंगे तो इंप्योरिटी बाहर निकल जाएगी। तो ये प्योर सब्सटेंस होंगे। तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसको मैं और छोटा नहीं कर सकता। मैंने आपको डेफिनेशन भी बोल दिया ताकि आप जो लोग चाहते कि नहीं सर हम इसका नोट्स बनाएंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे, तो आप ये भी लिख सकते हो, चलेगा। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन कुछ भी ले लो आप। मेटल्स क्या होता है? एग्जाम में आके राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मैं प्रॉपर्टी फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ, जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा था वही यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मेटल को हम जनरली बोलते हैं हिंदी में धातु, ठीक है, और नॉन मेटल होता है अधातु, और मेटलॉइड होता है जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच का पार्ट। मुझे याद नहीं आ रहा है मेटलॉइड को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलो तो मैं बात करूंगा मेटल्स की प्रॉपर्टी। बच्चे मेटल्स की प्रॉपर्टी एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या होती है मेटल्स की प्रॉपर्टी? लाइक उनमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है। लस्टर का मतलब चमक, LUSTRE, लस्टर प्रॉपर्टी होती है। फिर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। सेकेंड पॉइंट नंबर 3 आप बोलेंगे भाई वो डक्टाइल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल का मतलब जनरली होता है कि उनको आप खींच के एक लंबा वायर बना सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो हम चेन पहनते हैं, ठीक है, वो जनरली उसी प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है। मेटल, सोने का जो चेन होता है, तो डक्टाइल प्रॉपर्टी दिखाता है। उसके बाद आप बोलेंगे कि भाई मेटल जो होता है वो मेलेबल प्रॉपर्टी दिखाता है। मेलाबिलिटी का मतलब अगर मैं उसके ऊपर हैमरिंग करूँ, उसको अगर मैं आघात करूँ, उसको अगर मैं हथौड़ा मारूँ तो वो क्या होगा? फैल जाएगा। लोहे को अगर आप हथौड़ा मारेंगे गर्म करके तो क्या होगा? वो फैलता है, ठीक है, टूटता नहीं है। लकड़ी को मारेंगे तो टूट जाएगा बच्चे, लेकिन अगर हम मेटल को मारेंगे तो वो फैलेगा। इसका मतलब कि उसको हम बोलते हैं मेलेबल प्रॉपर्टी, जनरली मेलाबिलिटी बोलते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप मेटल के लिए याद कर सकते हो। उसका अपोजिट आप नॉन मेटल में डाल दो। आपने मेटल में बोला कि भाई ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है, यहाँ पे बोलेंगे भाई ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। यहाँ पे बोलेंगे भाई ये लस्टर होता है, यहाँ पे बोलेंगे लस्टर प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। लस्टर मतलब चमक नहीं दिखाता है। आपने यहाँ पे बोला था कि वो जब आप उसको हैमरिंग करते हो तो वो फैलता है, तो यहाँ पे बोलेंगे ये चूड़ बन जाएगा, टूट जाएगा, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल, BRITTLE, स्पेलिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जो पॉज कर करके नोट्स बनाएंगे साइड से, और बच्चे ये आपको करना है। बहुत सारे बच्चे नहीं, मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे नोट्स बनाएं। जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका खुद का लिखा हुआ एक नोट्स आपके पास होना चाहिए। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आप देखेंगे आपके पास भी एक प्रॉपर लिखा हुआ नोट्स है। बार बार मेरे चैनल पे जाके वीडियो व्यू करने की जरूरत नहीं बच्चे। मैं व्यू के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको कि भाई नोट्स मत बनाओ, मेरे चैनल को ही बार बार देखो। आपका खुद का लिखा हुआ नोट्स होना चाहिए। जब आप खुद का लिखा हुआ नोट्स रिफर करते हैं ना बच्चे, उस नोट्स के आगे बाकी सारे नोट्स फीके, बाकी सारे नोट्स किसी काम के नहीं। आपका लिखा हुआ नोट्स इज द वन ऑफ द बेस्ट नोट्स इन द यूनिवर्स आपके लिए। भाई किसी और का लिखा हुआ नोट्स से मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या मतलब है,
जब आप किसी चीज को समझकर लिखते हो तो वही नोट्स जो है आपके लिए बेस्ट हो जाता है। और क्लीन और नीट बनाओ ताकि बार बार पढ़ने का दिल करे। 10th से 11th में आ रहा हो, एक ऐसा इंटरेस्ट लेकर जाओ। आ रहा है समझ में? चलो मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बहुत बोलते हैं ना एकदम रिलैक्स होकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे 10th से 11th में आए हुए हैं, बहुत सारी चीजें उनको समझ में आने में थोड़ी टाइम लगेगी। आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो बच्चे बेहोश हो जाएंगे, सब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल के जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं 11th के, उसको आराम से देख देख के आप प्रॉपर एक बुक में बोलते हैं ना नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो आपका पूरा का पूरा जो टेक्स्ट बुक है बच्चे, उसको मैंने सिंप्लीफाइड करके एक नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और आपको मैं नहीं बोलूंगा टेक्स्ट बुक मत पढ़ो, टेक्स्ट बुक आप ऑब्वियस पढ़ो, लेकिन जब आपका ये यहाँ पे पढ़ के हो जाएगा, जब ये पूरा नोट्स बन जाएगा आपको और इसको आप समझ चुके हैं, इसको आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तब बच्चे आप टेक्स्ट बुक पढ़ो। टेक्स्ट बुक के हर एक लाइन आपको समझ में आएगी। पहले टेक्स्ट बुक उठाएंगे, आपका साइंस पर से भरोसा उठ जाएगा। आपने टेक्स्ट बुक उठाया, आपका भरोसा उठ गया, मालूम पड़ा कॉमर्स के फॉर्म के बारे में सोचने लग गए कि सर कॉमर्स का फॉर्म चालू है क्या अभी, कि डेट गया। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले इस चैनल के जो भी वीडियोज़ हो रहे हैं उनको अच्छे से देखो, समझो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। उसके बाद टेक्स्ट बुक के पीछे भागो कि भाई ठीक है अब तो मेरा चैप्टर नंबर 1 हो गया, या जो भी कंटेंट हुआ है, चलो अब मैं टेक्स्ट बुक निकालता हूँ, जरा देखता हूँ कि टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। और जो जो पोर्शन डिलीट हुए वो पोर्शन अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये पोर्शन न तो 11th के कॉलेज के एग्जाम में आएगा, न तो इनका रिलेशन फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा 12th में। जो अभी चैप्टर नंबर 1 में जितने भी कंटेंट है कुछ खास रिलेशन है नहीं 12th में। चैप्टर नंबर 1 की बात करो, बाकी चैप्टर में कुछ कंटेंट होंगे जो शायद रिलेट करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 1 का जितना भी पोर्शन डिलीट किया गया है उसका कोई भी रिलेशन 12th से नहीं है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 के कुछ पोर्शंस को डिलीट कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिलीट किया हुआ है, तो भी चलेगा बच्चे, ठीक। लेकिन मैं सारे पोर्शन को यहाँ पे कवर करूंगा। मेटलॉइड क्या होता है? अ सब्सटेंस हुज प्रॉपर्टी वेरीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका गुणधर्म मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहेगा, उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। लाइक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, चलेगा, आर्सेनिक हो गया। इस तरह के एग्जांपल्स आप यहाँ पे मेटलॉइड में लेते हैं। मेटल में क्या एग्जांपल होगा? आयरन, गोल्ड, कॉपर। नॉन मेटल में बहुत सारे पेपर है, रबर है, वुड है, जो भी आप लिखना है लिख दो, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से मैं यहां तक एकदम क्लियर हूं। अब अगला जो कंटेंट आने वाला है वो है भाई कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे 2-3 बार आया था कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखो आया हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, मैं आपको पहले प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि भाई फिजिकली प्रॉपर्टी के बारे में क्या आप बोलेंगे, क्या आप समझते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा जो रंग रूप दिखाई दे रहा है आपको, रंग रूप, ठीक है, हाइट बोल सकते हो, ठीक है, थिकनेस, फैटनेस, जो भी आप बोलो, इसे हम बोलते हैं बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म। इंसान दिखता कैसा है वो उसके भौतिक गुणधर्म से पता चलता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी से पता चलता है। जैसे कि अगर आपने कोई नया मोबाइल लिया है तो लुक वाइज कैसा है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। अंदर मेमोरी में क्या है, कितने जीबी, कितने रैम में क्या है, वो बच्चे वो सब आप समझ लो केमिकल प्रॉपर्टी हुआ एक तरह से। आउटसाइड कैसा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कलर हो गया, स्मेल हो गया, उसकी डेंसिटी हो गई, कोई कंपाउंड उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, गर्म करेंगे तो इतने टेम्परेचर पे हीट होता है, अब बॉयल होता है इतने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, ये सब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, जरा देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व। फिजिकल प्रॉपर्टी को मैं मेजर भी कर सकता हूं, जैसे कि अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो मैंने मेजर किया 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी को गर्म करने पे इतने टेम्परेचर पे वो क्या होता है, उबलने लगता है, तो उसको मैंने क्या किया, मेजर किया। क्या क्या मैंने मेजर किया। अब पानी द्रव अवस्था में है, मतलब पानी जो वो लिक्विड फॉर्म है, उसको मैंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। क्या क्या मैंने ऑब्जर्व किया। पानी में कोई स्मेल नहीं आता है, कोई ओडर नहीं होता है, ये मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया। तो बच्चे आपको बोलना है यहाँ पे कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी आर दोज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब पानी का फॉर्मूला अगर H2O है तो आपको H2O के अंदर ही समझना है। आप ये कहो कि सर H2O में एक और O मिला के अगर मैं चेक करूं तो क्या होगा, ये देखो ये H2O है, अगर आपने एक और मिलाया तो बच्चे ये बन जाता है पेरोक्साइड। आप हायर ग्रेड में सीखेंगे, 12th में सीखेंगे H2O2 पेरोक्साइड। ये पानी पानी ना रहा, पानी पानी ना रहा, क्या करेंगे अब। तो बच्चे आपको विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के केमिकली आपको चेंज नहीं करना है, केमिकली चेंज नहीं करना है बच्चे। जो सब्सटेंस जैसा दिख रहा है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा उसे ही आप बोलेंगे कि भाई ठीक है उसको मैं मेजर कर सकता हूं या फिर ऑब्जर्व कर सकता हूं। और जिसको मैं मेजर और ऑब्जर्व कर सकता हूं वही होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी आर दोज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग दी
केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। लाइक एग्जांपल्स यहां पे दिया हुआ, जैसे कलर हो गया, कोई भी चीज उसका कलर है, अब उसमें आप फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने पानी लिया, पानी बोलेंगे सर ये कलरलेस है, तो आपने पहचाने कि भाई ये कलरलेस है, आपने देखा कलरलेस बता दिया। अब अगर आप उसको केमिकली चेंज करेंगे, उसमें आपने इंक डाल दिया, ठीक है, आप उसको चेंज कर रहे हो, तब इंक डालने के बाद बच्चे पानी का फॉर्मूला बदल जाने वाला है। H2O तो होगा, लेकिन प्लस कुछ और भी तो होगा, इंक भी तो किसी केमिकल से बना होगा, मतलब पानी में आपने और कुछ केमिकल डाल दिया, मतलब उसको आपने क्या क्या उसके कंपोजिशन को आपने क्या क्या चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा, विदाउट चेंजिंग, आपने इंक डाला मतलब उसके फॉर्मूले को आपने चेंज करने का ट्राई किया, जो कि गलत है बच्चे, वो नहीं करना है आपको। तो कलर हो गया, ओडर मतलब स्मेल हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया। अब प्योर अगर मैं वाटर लूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जनरली 100 डिग्री सेल्सियस होने वाला है, लेकिन आपने उसमें शक्कर डाल दिया, नमक डाल दिया, फिर गर्म करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो सकता है। अब नमक का भी फॉर्मूला होता है NaCl, तो मतलब आपने पानी के फॉर्मूले में नमक का फॉर्मूला ऐड कर दिया, मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, केमिकली चेंज कर रहे हो। और मुझे बोला कि भाई विदाउट चेंजिंग, देखो एकदम एकदम आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई बोलते हैं ना फाउंडेशन नहीं, टाइम है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में खत्म करना, हम एकदम आराम से जाएंगे, एकदम आराम से जाएंगे। कोई डाउट है किसी को फिजिकल प्रॉपर्टी में, आराम से देख देख के बच्चे पॉज करके एकदम आराम से नोट्स बना लो। आपका नोट्स इज द बेस्ट नोट्स, मैंने पहले बोल दिया है। अब आते हैं भाई, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया, कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं, ठीक है। अब बात होने वाली है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अब बच्चे धीरे धीरे हम थोड़ा सा कंटेंट बोलते हैं ना, थोड़ा सा फिजिक्स का टर्म आने वाला है। हालांकि आपके लिए अभी 10th से आप 11th में आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी। आपने सेलेक्ट सब्जेक्ट किया होगा, जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी जो सब्जेक्ट होता है आपने उसको सेलेक्ट किया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, IT, CS, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट होंगे जो सब लोगों ने लिए होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट होते हैं बच्चे साइंस में, जो सब लोगों ने लिए होंगे। मिनिमम क्राइटेरिया उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि भाई जब मैं बोलता हूं, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं लेंथ, तो आपके माइंड में चलता है यार लेंथ का मतलब है ये बेचारा सामने वाला जो है कि वो लेंथ की बात कर रहा है, मतलब मेजरमेंट की बात कर रहा है यार, वो किसकी बात कर रहा है, वो मेजरमेंट की बात कर रहा है। भाई लेंथ है मतलब वो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इसकी बात कर रहा है। और अगर मैं आपको बोल दूं मास, तो आपके माइंड में तुरंत चलता है यार ये वजन की बात कर रहा है, किलोग्राम की बात कर रहा है, ग्राम की बात कर रहा है, बराबर। और अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई डेंसिटी, हालांकि आप इतने अभी एक्सपर्ट नहीं हो कि डेंसिटी का फॉर्मूला या डेंसिटी का यूनिट भी आप बता दो, लेकिन अगर मैंने बोला डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं जनरली मेरे ख्याल से घनत्व बोलते हैं, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब है बच्चे मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कहीं ना कहीं मास से रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, ऐसी ऐसी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं। तो बच्चे जब मैं बोलता हूं लेंथ, तो आप 5 नहीं सोचते हो, मतलब नंबर नहीं सोचते हो, नंबर के साथ में कुछ यूनिट भी सोचते हो। जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वॉल, या इस बोर्ड का लेंथ कितना है, तो आपके माइंड में आएगा क्या 5 किलो, आप ऐसा बोलेंगे 5 किलो इसका लेंथ है। नहीं बच्चे, आप इसको ट्राई करेंगे कि ठीक है ये मीटर में होगा तो शायद 2-3 मीटर होगा, या ठीक है 2 मीटर होगा, या अगर इसको लेंथ में फुट भी बोल सकते हैं, लेंथ वाइज इसको फुट के टर्म में भी देख सकता हूं मैं, लेंथ वाइज इसको मैं सेंटीमीटर में भी ले सकता हूं, चलेगा। ये सारी चीजें आपको माइंड में चलेंगे। आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि नहीं ये 5 kg है, लेंथ इसका 5 kg है, तो बच्चे ऐसा तो नहीं होने वाला है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है जिसको आप मेजर कर सकते हो, सिंपली। फिजिकल क्वांटिटी वो चीज होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, सिंपल एकदम। तो आपका जो डेफिनेशन होने वाला है फिजिकल क्वांटिटी का वो यही है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको आप मेजर कर सकते हो प्रैक्टिकली, वही चीज होती है फिजिकल क्वांटिटी। उसी को हम बोलते हैं बच्चे फिजिकल क्वांटिटी। एकदम सिंपल सा एग्जांपल भी देख लो, लेंथ, मास, टेम्परेचर, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इन्हीं को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में हमेशा मैग्नीट्यूड और यूनिट दो चीजें आती हैं। अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है कि सर ये आपने क्या बोला अभी 2 मिनट पहले, कुछ समझ में नहीं आया। मैं दिखाता हूं आपको। फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज कंटेन्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ये क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं बच्चे। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब नंबर। अरे जब मैंने बोला इस बोर्ड का लेंथ कितना है, तो आपने मुझे 2 चीज बोला कि सर इसका लेंथ तो 2 मीटर है। तो ये 2 क्या था, ये 2 नंबर था जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और ये m क्या था, m बच्चे यूनिट था जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिट। बेसिकली आप देख रहे हो। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजें आती हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि जो भी नंबर होगा, जैसे किसी ने बोला कि भाई तुम्हारी हाइट कितनी है, तो आप बोलते हैं कि भाई 5 फुट, 5'5", 5'6", 5'8", भाई अमिताभ बच्चन है तो अलग बात है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया कि नंबर की बात हो रही है। तो अब यूनिट क्या है फिर,
फिर यूनिट किसको बोलेंगे हम बच्चे? यूनिट वो चीज होती है जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है कि अगर आपने इसको लेंथ को मेजर किया, अगर यह आ गया 2 सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं कि सेम बोर्ड अगर मैं यहां से शिफ्ट कर दूं किसी और जगह पे और वहां जाके ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चे। ये 2 मीटर ही रहेगा, लेंथ वाइज 2 मीटर रहेगा, तो चेंज नहीं होने वाला है। और वहां पे मेजर करने के बाद भी 2 मीटर ही लिखेंगे। यूनिट का पैटर्न अलग हो सकता है, मे बी किसी ने बोला कि नहीं हम मीटर में, हम सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं, तो 2 मीटर लिख के उसने लिख दिया 200 सेंटीमीटर। हालांकि ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, कि इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, इन चीजों को हटाने के लिए एक टीम थी जिन्होंने एक नया चीज लेके आया जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट, बेसिकली इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट करके हम बोलते हैं, एसआई बोलते हैं उसको। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अभी मेरा टारगेट है कि भाई यूनिट क्या होता है, पहले मुझे ये बताने दो किसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या है यूनिट? तो यूनिट क्या होता है बेसिकली एक आर्बिट्रली डिसाइडेड, मतलब कि जो सब लोग मानने के लिए राजी होने चाहिए, मतलब सबको मानना ही है, ठीक है, एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, आप उसको नकार नहीं सकते हो, सब जगह वैलिड है वो। स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट्स। यूनिट क्या होता है बच्चे? आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट। आ रहा है समझ में? यूनिट का मतलब है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए लगने वाला स्टैंडर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला लेंथ, तो आपने 5 तो बोल दिया या 2 तो बोल दिया, लेकिन आगे वो स्टैंडर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि भाई ठीक है ये बंदा क्या बोल रहा है। या कोई चीज अगर आप बोलते हो कि भाई, जब आप बोलते हो कि टीवी मुझे 46 इंच की चाहिए, अरे तो 46 बोलेंगे तो नहीं चलेगा, सामने वाला नहीं समझेगा, नहीं समझेगा भाई। 46 बोले तो 46 केजी का लेके आ जाएगा टीवी, वो आपको इंच बोलना ही पड़ेगा, तभी उसका समझ में आएगा कि भाई आप लेंथ की बात कर रहे हो। आ रहा है समझ में सबको? तो इसीलिए जो इंच बोला आपने वो बच्चे यहाँ पे वो स्टैंडर्ड हो गया जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इंच ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोलेंगे समझ में आएंगे, अमेरिका में बोलेंगे तो नहीं समझेगा, ऐसा नहीं बच्चे, इंच वहां पर भी समझ आएगा। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो चीजें होती हैं, स्टैंडर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चे? किसी को भी कोई डाउट है? अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि भाई जो यूनिट आपने डिस्कस किया अभी जो यूनिट हमने जो डिस्कस किया अभी उसके बाद का कंटेंट क्या है, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है मैं दिखाता हूं आपको। चलो ये जरा रफ करता हूं फटाफट और आपको समझाता हूं कि क्या होने वाला है। बच्चे मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, आराम आराम से जा रहा हूं, एकदम रिलैक्स होकर जा रहा हूं, ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना आए। कहीं पर भी कोई डाउट है, मैंने बार बार बोला है अपने स्टूडेंट्स को कि जब कभी भी कोई डाउट आए बच्चे, आप रेगुलर लेक्चर की तरह डाउट पूछो। रेगुलर लेक्चर समझते हैं? जैसे आप क्लास में जब बैठ के डाउट पूछते हो, सर ये क्या है वो क्या है, बच्चे पूछो। डाउट नहीं आ रहा है मतलब आप समझ नहीं रहे हो यार, या तो आप सब समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है आपको सब समझ में आ रहा है। चलो जरा देखते हैं कि भाई क्या है। बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रही तो जरा उसके लिए माफी मांगूंगा मैं आपसे। क्या करें यार, अब घर में लेक्चर बना रहे तो कुछ हो जाता है ऐसा ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई कोई बैकग्राउंड नॉइज ना आए। अब आ गया तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलो, लेकिन मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो फिलहाल माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। चलो जो अगला कंटेंट है बच्चे, यूनिट तक तो एकदम क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन है कि यूनिट के सिस्टम कितने होते हैं। मतलब अभी यहाँ पे किसी ने बोला कि भाई इसका लेंथ जो है क्या है बच्चे, 2 मीटर है। यही कि कहीं और पे चले गए तो वो बोल रहे हैं कि नहीं इसका लेंथ तो 200 सेंटीमीटर है। कहीं और पे चले गए तो बोलते हैं नहीं ये तो 3 फीट का है। मतलब हर जगह पे अलग अलग लोग बोल रहे हैं, कमाल है यार। तो मतलब आपको पढ़ना है सिस्टम, यूनिट का सिस्टम। तो यूनिट के कुछ सिस्टम होते हैं जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहला सिस्टम होता है CGS, दूसरा होता है FPS और तीसरा होता है MKS। ध्यान देना जरा बच्चे, फुल फॉर्म भी मैं बता रहा हूं। CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये सिस्टम होता है। सेंटीमीटर स्पेलिंग जरा देख लेते, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो ये हो गया आपका पहला सिस्टम। एग्जाम में आ सकते हैं कि भाई 3 सिस्टम कौन से होते हैं यूनिट के, CGS, FPS दैट इज फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड, और MKS, M का मतलब यहां पे मीटर हो गया बच्चे, तो मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया और सेकंड हो गया। ये आपको 3 सिस्टम में बातें होती हैं। मतलब कि लोग इसके डिस्टेंस को इन तरीकों से देखो, C मतलब सेंटीमीटर दैट इज फुट, वो भी लेंथ ही होगा, M मतलब मीटर, वो भी लेंथ होगा। तो इसके लेंथ को लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि वो बोल सकते हैं भाई सेंटीमीटर में भी आंसर दे सकते हैं, फुट में भी आंसर दे सकते हैं, मीटर में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लोग अलग अलग आंसर दे सकते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता था, कोई भी चीज कहीं भी पूछी जाती थी तो लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर देते थे। कुछ समझ में नहीं आता था यार। जब कभी भी
कोई यूनिवर्सली डिस्कशन होता था तो लोग अलग अलग आंसर देते थे। कोई भी किसी ने कुछ पूछा कि भाई ठीक है ये पर्टिकुलर जो मास है या जो कोई ऑब्जेक्ट है उसका अगर मास निकालना है आपको तो चलो बताओ उसका वजन क्या होगा, तो लोग आते थे भाई किसी ने न्यूटन में बताया, किसी ने केजी में बताया, किसी ने किस में बताया, किसी ने किस में बताया। बहुत अलग अलग देशों की मैं बात कर रहा हूं या कंट्री की बात कर रहा हूं। तो बच्चे एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम है मैं आपको बताऊंगा वेट एंड मेजर्स। वेट एंड मेजर्स नाम का एक इंस्टीट्यूट था, मतलब ये वेट एंड मेजर्स ये एक इंस्टीट्यूट था, फ्रांस का इंस्टीट्यूट था जो जनरली इसी यूनिट के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, 1916 में उन लोगों ने एक रूल पास किया कि भाई अब हम बनाएंगे स्टैंडर्ड यूनिट। क्या बनाएंगे? स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको नाम दिया SI, इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड, ऐसे इसको पढ़ते। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि भाई जो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आप मेजरमेंट करते हो तो उसका आंसर आप SI यूनिट में ही लिखेंगे। ये तीन यूनिट लेके बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने SI यूनिट का क्या क्या इंट्रोडक्शन किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया, मतलब उन्होंने उसकी खोज की। वहां पे खोज नहीं, खोज तो ऑलरेडी था, मतलब उन्होंने बताया लोगों को कि भाई अब SI यूनिट फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? SI यूनिट फॉलो होगा। कोई कंफ्यूजन है बच्चे? लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये पता होना चाहिए भाई वेट एंड मेजर्स नाम की जो इंस्टीट्यूट थी, ठीक है, उन्होंने 1960 में SI यूनिट क्या क्या पारित किया, घोषित किया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कोई संसद में बिल पास हो जाता है, ठीक है, जैसे GST पास हो गया था, ठीक है, 3 तलाक के अगेंस्ट में कुछ रूल पास हुए थे बीच में, तो वैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाई 1960 में वेट एंड मेजर्स नाम का जो इंस्टीट्यूट था जो फ्रांस का था, ठीक है, जो जनरली मेजरमेंट से रिलेटेड चीजों को हैंडल करता था, तो उन्होंने क्या किया कंफ्यूजन को हटाने के लिए, मतलब ये जो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता था CGS में, FPS में, MKS में बहुत कंफ्यूजन होता था, इसको हटाने के लिए उन्होंने SI सिस्टम को क्या क्या लागू किया। चलेगा? कोई डाउट है बच्चे? अब आते हैं नए कंटेंट की तरफ। नया कंटेंट क्या है बच्चे? नया कंटेंट बच्चे यही है, जरा इसको जरा मैं रफ करता हूं थोड़ा सा। अब मैं नया कंटेंट एकदम नए सिरे से चालू कर रहा हूं, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान दो, बड़ा मजा आने वाला है पूरे लेक्चर में। आप कहीं पर भी बच्चे बोर हो रहे हैं, अरे भाई बोर हो रहे हैं तो चैनल स्विच मत कर देना। मालूम पड़ा बोर हो रहे हैं, यूट्यूब से शिफ्ट करके कपिल शर्मा में चले गए, बोलेंगे थोड़ा बोर हो रहा था। भाई साइंस में क्या होता है ना, आपको रेगुलर लेक्चर बैठने की आदत डालनी पड़ेगी, और ये अचानक से नहीं होने वाला है। आप सोचेंगे कि आज पहले दिन ही बैठा और बेहोश हो गया तो कैसे होगा सर ये? बच्चे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले दिन 15-20 मिनट देखो, फिर आधा घंटा देखो, फिर 1 घंटा देखो, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर एक समय ऐसा है कि भाई एक दिन में 2-3 वीडियो देख के नोट्स बना डाल रहे हैं, कंटेंट खत्म कर ले रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं। आदत लगानी चाहिए बच्चा, आप धीरे धीरे आदत लगती है, अचानक से नहीं लगने वाली है। चलो अगला कंटेंट होने वाला है आपके लिए। अब यहां से इंपॉर्टेंट कंटेंट चालू हो रहा है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी। ध्यान देना बच्चे, अभी तक आपने क्या सीखा था भाई? फिजिकल क्वांटिटी सीखा था, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती बच्चे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद की अपनी क्वांटिटी है वो, उसके मेजरमेंट के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आंसर बहुत सिंपल होने वाला है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं लेंथ, तो भाई लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे किसी और फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे किसी और फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैं सीधा स्केल लेके आऊंगा और मेजर कर लूंगा। मास, मास को मेजर करने के लिए मुझे वेइंग मशीन लेके आऊंगा, जो वजन वाला कांटा होता है उसको लेकर आऊंगा और मैं क्या करूंगा? मास को मेजर कर लूंगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं स्पीड, ध्यान देना बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई स्पीड मेजर करो, तो स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो ये 2 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। कौन? स्पीड 2 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, मतलब स्पीड जो है मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, जबकि लेंथ और मास जो है बच्चे वो मेरे फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे। एकदम स्लो जा रहा हूं मैं, एक एक चीज को बोलते हैं अपने दिमाग के नसों में फिट करो। भाई फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता अपने मेजरमेंट के लिए, अपने मेजरमेंट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे आप आंसर में? बहुत सिंपल सा आंसर बोलने वाले हैं आप, देख लो मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड on any other physical quantity for their measurement। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब यही हुआ
कि वो क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता है आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। पिक्चर एकदम क्लियर हो रहा है, धीरे 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 चल रहे हैं हम लोग एकदम। तो बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में कंसेप्ट एकदम क्लियर है, चलेगा। अब जो आगे का कंटेंट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, क्या उनकी यूनिट होती है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है अगला लेक्चर भी। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको प्लीज यही रिक्वेस्ट है मेरी और उनसे कि इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो डेली अपडेट्स रहे वो मिलते रहें। और आपका जो स्टडी है बच्चे वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। कहीं पर किसी भी हालत में आपकी जो पढ़ाई है वो रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूं। मेरा प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जल्दी से इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।